हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएस सर आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। आज अपन बात करेंगे 12th हिंदी मीडियम फिजिक्स के कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिसमें से चैप्टर नंबर 9 आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर पूरा का पूरा मोस्ट टाइम चैप्टर है। कुछ टॉपिक आज करेंगे, कुछ टॉपिक कल करेंगे, और जो बचे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे हम। ये 9 चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डायग्राम। एक दिन डायग्राम की क्लास भी रखेंगे अपन। अभी डायग्राम के साथ अपन डेरिवेशन को करते है ना। 9 चैप्टर की शुरुआत होगी कहाँ से? 9 चैप्टर की शुरुआत होगी परावर्तन से, ठीक है ना। चलिए तो देखिए जरा 9 चैप्टर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। कहाँ से? प्रकाश के परावर्तन से। सबसे पहले बात करेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझाइए तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, देखिए जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर, ये बनाइए बने चमकदार सतह, जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया आप लोगों को कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो उस चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि सर जी परावर्तन में किस चीज को क्या बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, हमें नाम पता होना चाहिए ना, तब तो हम उस चीज को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। चलिए तो देखिए जरा, तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक आपकी समतल सतह है, चमकदार सतह है। ओके, इस पर पी एन जो किरण है वो आपतित हुई है, तो पी एन क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। एन आर, एन आर कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है, क्योंकि टकराकर वापस चली गई है। बीच में जो लाइन होती है ये क्या कहलाता है? आपका अभिलंब। ओके, अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? परावर्तन कोण। ठीक है। फिर अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण परावर्तित हुई है। तो जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ क्या बनाएगी? परावर्तन। ठीक है ना। तो इस प्रकार परावर्तन के डायग्राम में क्या क्या नाम होते हैं? एक आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, अभिलंब होता है, और दो कोण होते हैं जिसको अपन आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात करेंगे परावर्तन के नियम की। एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक, है ना। परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए या परावर्तन के नियम बताइए, है ना, ऐसा भी आता है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये 2 नियम होते हैं, याद करिए। परावर्तन में सबसे पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये देखिए हमने लिखा है I बराबर R, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। फिर दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। इस तरह से अपना परावर्तन का टॉपिक क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक। इसका नाम है r बराबर 2f। r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, f को बोलते हैं फोकस। एग्जाम में प्रश्न आता है r व f में संबंध बताइए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करिए। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में लागू होता है। अभी जो हम बता रहे हैं आपको अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं। तो ये एमएन क्या है? ये एमएन हमने जो बनाया है ये अवतल दर्पण है। इसकी पहचान क्या है? इसके बाहर पॉलिश होता है और जो अंदर वाली सतह होती है ये परावर्तक होती है। ठीक है ना। फिर अब जो बीच वाली जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या होता है? एक फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना। हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना है।
संबंध स्थापित करने से पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए। जैसे पहले हमें पढ़ना होगा दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल की पहचान है कि यदि गोलीय सतह, जो गोलीय सतह है उसके बाहर पॉलिश है तो वो अवतल दर्पण होगा। अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक की तरह कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का जो अंदर वाला भाग है वो पॉलिश होता है और उसका जो बाहर वाला भाग है वो परावर्तक होता है, उभरा हुआ होता है। ओके, फिर और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण है। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक व उल्टे होते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी व सीधे होते हैं। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इमेज कैसी होती है इसकी? रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ही उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी व सीधे होते हैं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। हमें संबंध स्थापित करना है r बराबर 2a में। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, है ना। अवतल दर्पण बनाए, ये मुख्य अक्ष है। सबसे पहले क्या होगा? एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी, टकराकर वो कहाँ से जाएगी? इसके कुछ नियम होते हैं, ये नियम आप याद रखिएगा। जैसे हम बता देते हैं आप लोगों को, ये कुछ कितनी स्थितियां होती हैं ये हम बताते हैं। जैसे हमने ये बनाया अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण के इस भाग को बोलते हैं द्वारक, है ना। ये जो होता है बिंदु इसे बोलते हैं पोल, मतलब ध्रुव, ठीक है। फिर ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को पढ़ेंगे, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को, है ना। तो वस्तु कहाँ होती है और प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, इसका भी थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो देखिए जरा कितनी स्थितियां होती हैं दर्पणों में। पहले वस्तु या तो कहाँ होगी? वस्तु होगी अनंत पर, ठीक, या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर वक्रता केंद्र पर, या फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, या फिर फोकस पर, और लास्ट स्थिति होती है फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो हमने येलो कलर से लिखा है, पीले कलर रंग से, ये पीला येलो कलर दिख रहा है आपको, ये वस्तु की स्थितियां बताई हैं। अब अपन ग्रीन कलर ले लेते हैं, इस कलर से अपन किसको बताएंगे? प्रतिबिंब की स्थितियों को बताएंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखें अपन कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का होता है, उल्टा व वास्तविक उसकी प्रकृति है, ये आप ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक और वास्तविक और उल्टे होंगे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी स्थिति पे आते हैं। अब वस्तु को हम और आगे कर दें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि रखते हैं तो क्या होता है? तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाता है। अब पहले क्या था? बिंदु आकार का, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक। क्लियर? अब तीसरी स्थिति आती है। तीसरी स्थिति वस्तु कहाँ गई? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथी स्थिति वस्तु कहाँ आएगी? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और अब कैसा हो जाएगा? अभी वस्तु के बराबर था, अब वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक। ये लाइन कॉमन है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद अब प्रतिबिंब आएगा, वस्तु आएगी फोकस पर, प्रतिबिंब आ जाएगा अनंत पर। अब लास्ट जो पोजीशन होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। वस्तु जब अनंत के बाद कुछ बचेगी, है ना, तो लास्ट पोजीशन क्या होगी? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में जाए तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा सीधा और आभासी। ये आखिरी स्थिति जो होती है इसकी वो अलग होती है। और ध्यान रखने वाली बात एक ये भी है
यह क्या है, मुख्य अक्ष है आपका। जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। इसी को आप याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो सदैव किस बिंदु से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये टॉपिक है अपना, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित हुई, मुख्य अक्ष से समांतर, तो कहाँ से जाएगी, देखिए येलो कलर से फोकस से होकर जा रही है। बीच में जो लाइन होगी, जो वक्रता केंद्र से जो लाइन आपतित होती है उसमें कोई परावर्तन नहीं होता, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती। ये जो लाइन है ये अभिलंब का कार्य करती है। और अभी क्या पढ़ा था अपन ने कि अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाएगी, I व R। फिर हमें ये भी बताया कि ये समांतर रेखा है, ये उसको प्रतिच्छेद कर रही है, जो प्रतिच्छेद करती है उसके आगे पीछे के कोण मतलब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई, इनका नाम है एकांतर अंतः कोण। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये देखिए ये ब्लू कलर से हमने आपको बनाया, ये जो है क्या है, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर है, इसकी दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये देखिए हमने पहले आपको बताया कि ABC आपतन कोण है, CBF परावर्तन कोण है, फिर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये भी देखिए हमने बता दिया, परावर्तन का नियम क्या कहता है, I और R दोनों बराबर होते हैं। तो फिर क्या क्या बराबर होंगे, ये जो ABC और CBF है ये दोनों बराबर होंगे। दोनों की तुलना करें, ये भी ABC ये भी ABC है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है ना। ये कोण है आपका PCF, तो इसकी ये I और R बराबर है तो कौन कौन की भुजा बराबर होगी, CF और BF। तो ये का BF बराबर CF। अब क्या करेंगे, ये B को P के पास में लाएंगे और लाने के लिए हम दर्पण के मुंह को छोटा करेंगे। मुंह मतलब क्या, द्वारक, दर्पण के द्वारक को छोटा करेंगे। जब छोटा करेंगे तो B P के करीब आ जाएगा तो हम BF को किसके लगभग बराबर मानेंगे, PF के। तो BF लगभग बराबर होगा PF के, ये भी BF ये भी BF, इन दोनों की तुलना कर दी तो CF और PF, ये CF है ये BF दोनों बराबर। अब CF का मान निकालना है, कहाँ से नापेंगे, P से नापेंगे। CF का मान कहाँ से, P से, तो P से C तक की दूरी क्या है, PC, P से F तक की दूरी, तो PC में से PF को माइनस कर देंगे तो CF की वैल्यू होगी, तो CF की जगह हमने लिखा PC माइनस PF। PF का साइन चेंज करा तो PF प्लस उधर बन जाएगा 2PF। P से C तक की दूरी, कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, कोई भी दूरी वक्रता केंद्र से, सॉरी ध्रुव से नापी जाती है। तो P से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। P से लेकर F तक की दूरी होगी फोकस दूरी, जो हमने वहां पर प्रेजेंट कर दिया। और इससे सिद्ध क्या हुआ, आखिरी में अपन क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दैट इज मोस्ट टाइमली टॉपिक। इसको आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अपन सीखेंगे दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र भी मजेदार है, बढ़िया है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए जरा एमएन क्या है आपका, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष की क्या है, वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर टकराकर कहां से निकलेगी, फोकस से। और ये जो सीधी जो किरण गई है वक्रता केंद्र से, ये क्या काम करेगी, अभिलंब का। हमने क्या देखा, हमने देखा ABC ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ABC ये भी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों की कंडीशन क्या होती है, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, ठीक है ना। तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, समरूप त्रिभुज है। तो हम ये लिख दिए, देखिए कि ABC और ABC दोनों है समरूप त्रिभुज, तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होगी। कौन सी, संगत। तो AB लंब, ABC लंब, लंब के साथ लंब आया, बड़े बड़े त्रिभुज का लंब, छोटे त्रिभुज का लंब, ये क्या हो गई, संगत भुजाएं हो गई। लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, आधार क्या है BC और इसका आधार क्या है BC, तो BC बटे BC देखिए लिखा है हमने। फिर हमने क्या करा, अब हमने देखा कि भाई ये इस तरफ भी एक समकोण
था और उस तरफ समकोण त्रिभुज है, बट यहाँ पर नहीं था, तो हमने क्या करा, ए बी के समांतर डी ई एक रेखा खींची। ये दोनों रेखाएं बराबर है ना। फिर हमने देखा कि भाई जैसे ये रेखा खींचते हैं तो क्या हो जाता है, ये भी एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। तो डी ई एफ एडेस बीडेस एफ, तो हमने देखो लिखा डी ई एफ एडेस बीडेस एफ, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समरूप होंगे। फिर इनकी भुजाएं भी संगत में अनुपाती होंगी, तो डी ई लंब बटे लंब एडेस बीडेस आधार ई एफ बटे बीडेस एफ, डी ई बटे एडेस बीडेस ई एफ बटे बीडेस एफ। ये देखिए